नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके एनटीपीसी का 25 जनवरी को दोनों पारी में एग्जाम हुआ है, तो प्रथम पारी का वीडियो पहले ही डाल दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर जरूर देख लेना। इस वीडियो में देखने वाले हैं 25 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए यहाँ पर 38 एग्जैक्ट रूबू जीके के सवाल। जो भी सवाल रहेंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे। प्लस सवाल से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करने वाले हैं, ताकि आने वाले शिफ्ट में इनसे रिलेटेड सवाल बनते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। इसकी पीडीएफ फाइल दोनों की ऑल शिफ्ट की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। देखिए दोस्तों, प्रथम सेट की एक सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है। उसमें इंडिया के रेफरेंस में पूछा था कि 1911 में दुनिया की पहली एयरमेल सेवा किसके बीच शुरू हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई थी 18 फरवरी 1911 को। चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल जीके के सवाल। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेकंड शिफ्ट के रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड की हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा, तो आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने में सक्षम रहेंगे। और टेक्स्ट बुक आपकी एक धमाकेदार ऑफर के तहत यहाँ पर 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 100 प्लस एग्जाम्स के आप टेस्ट सीरीज है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी और भी वेरियस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑफर है। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ आपके 12,000 मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें एनटीपीसी के हो गए, ग्रुप डी की 170 है, एनटीपीसी 162 है और भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के टेस्ट पेपर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से एनरोल कर सकते हो। टीटीजी से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए आपके सामने जो पहला सवाल है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए हैं। रिपीटेड सवाल है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए हैं इब्न बतूता। इससे पहले एग्जाम में पूछा गया था अल बरूनी है वो किन के साथ भारत आए थे। उसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे। आज पूछ लिया। तो इब्न बतूता है ये मोरक्को के यात्री थे, बहुत बार पूछा जाता है, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। अन्य इंपॉर्टेंट जो विदेशी यात्री है कि इनके काल में भारत आए किस देश के हैं, तो बात करूं यहाँ पर मैं मार्को पोलो की थी, वो वेनिस के यात्री थे। अल बरूनी का जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में। ये महमूद गजनवी की सेना के साथ में भारत आए थे। बात करूं यहाँ पर मैग स्तनीज की, तो ये यूनानी शासक जो सेलुकस के राजदूत थे, वो चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आए थे। चीनी यात्री फाइयान है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। इनसे आने वाले सेट में सवाल बनेगा। हैंसांग है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। और इशिंग है, ये नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहे थे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कामागाटा मारू कांड किससे संबंधित है। तो कामागाटू मारू कांड है, उसमें सन दे रखे थे 1857 हो गया, 1914 हो गया, तो ये आपके करेक्ट हो जाएगा 23 मई 1914 को। देखिए है क्या कामागाटा मारू कांड है क्या। तो कामागाटा मारू एक भाप शक्ति से चलने वाला जापानी समुद्री जहाज है। तो जहाज का नाम है कामागाटा मारू, और इस जहाज को खरीदा था हांगकांग के रहने वाले बाबा गुरदीप सिंह ने खरीदा था। और जहाज ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से रिटर्न होकर वापस कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचा। हुआ था कि जहाज है वो कोलंबिया कनाडा गया था भारत से, लेकिन वहाँ से रिटर्न से वापस भेज दिया था अंग्रेजों ने। केवल वहाँ पर शायद 29 यात्रियों को उतारा था। जहाज में 350 प्लस यात्री सवार थे, 29 को उतारा, बाकी को वापस भेज दिया कोलकाता के बजबज घाट पर। जैसे ही जहाज वापस आया तो 27 सितंबर 1914 की बात है, अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी थी और जहाज में सवार जो 350 प्लस व्यक्ति थे उनमें से 19 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। तो ये घटना कहलाती है कामागाटा मारू कांड कहलाता है। और इसकी याद में 2014 में भारत सरकार ने इस घटना की याद में 100 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया था। अगला सवाल देखिएगा, केंद्र सरकार कितने वस्तुओं की एमएसपी तय करती है। तो केंद्र सरकार है भारत सरकार साल में 2 बार है वो 23 कमोडिटीज है उनकी कीमत निर्धारित करती हैं। और 2009 से कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर ये एमएसपी है वो तय की जाती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, महिला सेक्स हार्मोन आपको पूछा है, तो ये हो जाएगा आपके 2 हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। पुरुष हार्मोन के केस में बात करें तो ये लैंगिक हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ऑरोरा बोरियलिस यानी जो ध्रुवीय ज्योति है उससे संबंधित आपको सही कथन बताना था। तो देखिए ध्रुवीय ज्योति है, जो उत्तरी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति को सोमेरु ज्योति बोला जाता है या फिर उत्तरी ध्रुवीय ज्योति बोला जाता है, और दक्षिणी अक्षांशों की जो ध्रुवीय ज्योति है उसको कोमेरु ज्योति या फिर दक्षिण ध्रुवीय ज्योति बोला जाता है। तो आपको उसके संबंधित कुछ सही स्टेटमेंट क्या थे वो आप कमेंट करके बताना। बाकी ध्रुवीय ज्योति होती क्या है, तो आकाश में इस प्रकार से रंग बिरंगी चमक आपको दिखाई देती है, वो ध्रुवीय ज्योति होती है। इसका कारण क्या है, कारण यहाँ पर सूरज है कि सूरज जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी और जब सूर्य गर्म होता है तो वहाँ पर एक बाउंडर आ जाता है, गर्म हवाओं का चक्रवात आ जाता है, जो कि बहुत सारे आवर्षित कण है वो अंतरिक्ष में इस बाउंडर से उड़ जाते हैं। और जब पृथ्वी इस रास्ते से जाता है, अगर बाउंडर के रास्ते आ जाता है ये पृथ्वी, तो वहाँ पर होता क्या कि पृथ्वी का वायुमंडल चुंबकीय क्षेत्र इन आवर्षित कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, रिएक्शन करेगा, तो वहाँ पर फोटॉन्स उत्पन्न होंगे, प्रकाश उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर रंग बिरंगी इस प्रकार की घटना दिखाई देती है जो कहलाती है ध्रुवीय ज्योति। इंग्लिश में बोले तो ऑरोरा बोरियलिस हो जाएगी। ऑप्शन क्या थे सही स्टेटमेंट में आपको बताना। और बाकी इसमें बहुत से कलर होते हैं, मुख्यतः इसमें हरा रंग होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर लाल, बैंगनी, गुलाबी और सफ़ेद भी रंग हो सकते हैं। इसे उत्तरी ध्रुव के देशों में ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे कि कनाडा, अलास्का हो गया वहाँ पर। नई मंजिल योजना किससे संबंधित है, तो नई मंजिल योजना है ये जो देश में अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी प्रगति और उनका सशक्तिकरण करने के लिए इसकी शुरुआत 8 अगस्त 2015 को हुई थी। जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, 10वीं पास से पहले छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं उनको प्रशिक्षण देना, उनको प्रशिक्षण देने के लिए ताकि उनको रोजगार मिल सके। 70% युवाओं को नौकरी दिलाना यहाँ पर इनका लक्ष्य है। ऑप्शन में आपके दिया गया था अल्पसंख्यक समुदाय के जो युवा हैं उनको प्रशिक्षण देना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा नई मंजिल योजना का। अकबर द्वारा बनवाया गया पंचमहल कहाँ पर स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है पंचमहल। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता जो हॉटस्पॉट की बात करें तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसमें भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं और ईस्टर्न हिमालय में पाई जाती हैं। और 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से हैं कौन से नहीं है, बहुत बार एग्जाम आता है। तो ये जो 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट है उसमें हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, इंडो बर्मा रीजन है और सुंदालैंड है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत दक्षिण अफ्रीका के बाद द्वितीय स्थान पर है। और भारत में अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, सबसे कम पाई जाती है राजस्थान में। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, सभी को पता होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार ये खेल से हैं, स्पोर्ट्स से हैं, जिसमें राशि जो पुरस्कार राशि दी जाती है इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और बात करूँ यहाँ पर 2020 में अर्जुन अवार्ड विजेता में सवाल क्या पूछा जाता है, अक्सर वो देखना। सवाल पूछा जाता है, खिलाड़ी का नाम दिया रहता है और किस स्पोर्ट से संबंधित है। जो किन से पूछे जाते हैं, एक तो अर्जुन अवार्ड हो गया, जितने भी अवार्ड हैं, ध्यानचंद है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, उनके स्पोर्ट पूछे जाते हैं, कौन से खिलाड़ी कोच हैं वो किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार जो अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2020 में ये इन खिलाड़ियों को मिला है, देख लेना। ईशांत शर्मा क्रिकेट से है, दीप्ति शर्मा क्रिकेट से हैं, अतानु दास तीरंदाजी हैं, शिवा केशवन है। दिल्ली पुलिस में टीसीएस ने इस टाइप से बहुत से शिफ्टों में सवाल रिपीट किए थे, कौन से खिलाड़ी किस स्पोर्ट से है जो अर्जुन अवार्ड जीते हैं। इस प्रकार ये देख लेना आप पीडीएफ फाइल में। अगला सवाल देखिए, कोच को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, ये भी सभी को पता होगा, ईजी सवाल था। खेल प्रशिक्षक है, कोच है, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। और द्रोणाचार्य अवार्ड भी 2 कैटेगरी में मिलता है, एक तो आजीवन हो गया, एक नियमित हो गया। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो आजीवन कैटेगरी में है इसमें 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि है और नियमित कैटेगरी में 10 लाख रुपए हैं। और द्रोणाचार्य अवार्ड हैं वो अब की बार 2020 में जो दिए गए हैं उसमें लाइफ टाइम कैटेगरी में यहाँ पर आप देख सकते हो धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी हैं, और सर्वज्ञ पुरुषोत्तम राय हैं, एथलेटिक्स हैं, शिव सिंह मुक्केबाजी है, रोमेश पठानिया हॉकी है, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी हो गई, विजय भालचंद्र हो गए ये पैरा पावर लिफ्टिंग है, नरेश कुमार टेनिस है, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती है। और रेगुलर कैटेगरी की बात करें तो जुड फेलिक्स हॉकी के हैं, योगेश मालवीय मलखम्ब हैं, जसपाल राणा निशानेबाजी हैं, एग्जाम में दिल्ली पुलिस में आया था इससे। कुलदीप कुमार हांडू वुशु से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। गौरव खन्ना है पैरा बैडमिंटन से। तो ये कौन से कोच किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं जरूर देखना। एक आपके सवाल था, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के पास किसे भेजा था, तो ये राजा जय सिंह को भेजा था। औरंगजेब के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम
जय सिंह प्रथम को भेजा था, जो मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ यहाँ पर संधि हुई थी जिसका नाम है पुरंदर की संधि। ये हुई थी 11 जून 1665 को। किनके मध्य? तो औरंगजेब के सेनापति जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। अब देखिए पुरंदर फोर्ट है वहां पर हुई थी, तो पुरंदर फोर्ट है कहां पर थी? पुणे है। पुणे से 50 किलोमीटर दूर, पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है, स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित सही कथन कौन सा या फिर सही कथन कौन सा नहीं है? तो नहीं में उसमें दिया गया था कि इसकी शुरुआत 2015 करके कुछ था, वो आई थिंक सही आंसर होना चाहिए क्योंकि वो सही नहीं है। इसकी शुरुआत स्वच्छ भारत अभियान की 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। मंत्रालय है शहरी विकास मंत्रालय है। योजना का नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर है। ये 2 अक्टूबर, इसमें जो टारगेट रखा गया था योजना में, तो कि जब शुरू हुई थी 2014 में, तो उन्होंने टारगेट रखा कि 2 अक्टूबर 2019 तक जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष है तब तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालय का निर्माण करके यहाँ पर खुले में शौच मुक्त भारत ODF को हासिल करने का टारगेट रखा गया था। इसमें 2 फेज थे जिसमें 1 अक्टूबर 2019 तक ये फेज कंप्लीट हुआ है और फेज सेकंड स्टार्ट हो गया है 2020-21 से 2024-25 तक चलने वाला है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? इजी सवाल था। आर्टिकल 360 के तहत है वो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 है और राष्ट्रपति शासन है जो राज्य में लगाया जाता है तो आर्टिकल 356 के तहत। फिर आपकी एक सवाल था राज्यसभा से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो उसमें सही कथन आप कमेंट करके बताना क्या स्टेटमेंट दिए गए थे। बाकी राज्यसभा की बात करूं तो ये उच्च सदन है, स्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें 6 वर्ष कार्यकाल होता है सदस्यों का, जिसमें 1/3 सदस्य है प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। टोटल राज्यसभा में 245 सदस्य है जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, भारतीय दंड संहिता, जो भारतीय दंड संहिता है IPC इंडियन पीनल कोड है, ये ब्रिटिश काल में किस वायसराय के द्वारा सन 1860 में लागू की गई थी? तो मैकाले आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर इस कोड का मसौदा है वो ड्राफ्ट तैयार किया गया था मैकाले के अध्यक्षता में। इंडियन पीनल कोड है ये एनेक्ट हुआ है 1860 में, फिर ये प्रभाव में आया है 1862 में, 1 जनवरी 1862 को। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह की बात करें तो ये दोस्तों आपके जो ऑप्शन में सन थे तो 1930 आपको करेक्ट करना था, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। नमक मार्च हो गया, दांडी सत्याग्रह इसके अन्य नाम है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध में किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था नमक सत्याग्रह। और नमक के ऊपर कर लगने के विरोध में किया गया ये सविनय कानून भंग कार्यक्रम है, ये कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी? तो इसमें गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है वहां से समुद्र तटीय गांव दांडी, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है दांडी किस जिले में है? तो नवसारी गुजरात में है। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर ये नमक विरोधी कानून भंग किया था और ये खत्म हुआ था जब आंदोलन हुआ था 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से इसको खत्म किया गया था। सवाल नंबर 17, संसद द्वारा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो संसद के द्वारा जो संविधान संशोधन किया जाता है, रिपीटेड सवाल है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपको कमेंट करके बताना है अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, जरूर कमेंट करना, मेरे को पता चल जाए कितने कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, कितने सिर्फ PDF ही देखते हैं। श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें पूछा गया था कि श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर है और लाहौर में भी है शालीमार बाग, उसका निर्माण किसने कराया? तो मुगल का हो जाएगा। ये ऑप्शन में मुगल दिए गए थे, ब्रिटिश थे, तो मुगल करेक्ट हो जाना चाहिए। निर्माण की बात करें जो श्रीनगर में शालीमार बाग है तो जहांगीर ने इसका निर्माण कराया है, 1619 में ये खोला गया था। किसकी स्मृति ने जहांगीर ने मुगल काल में जो शालीमार बाग निर्माण कराया तो किसकी स्मृति में कराया? तो जहांगीर ने अपनी प्रिय पत्नी मेहरुनिशा के लिए बनवाया है। मेहरुनिशा को नूरजहां की उपाधि भी दी गई है और इस शालीमार बाग को फरा बख्श या फेज बख्श के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुगल बाग का एक उदाहरण हो जाएगा। चेचक के टीके के आविष्कारक पूछे हैं, ये भी रिपीटेड इजी सवाल है। 1976 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। मेमोरी चिप रहती है वो किससे बनी होती है? तो ये सिलिकॉन से बनी रहती है। किससे? सिलिकॉन करेक्ट हो जाएगा। काली या फिर जो रेगुर मिट्टी है उनकी विशेषताओं में आपको गलत स्टेटमेंट पूछ लिया था कि कौन सा कर्तन है वो काली मिट्टी से संबंधित सही नहीं है। तो सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको विशेषताएं बता देता हूँ काली मिट्टी की।
तो दोस्तों इसमें मैग्नीशियम, चूना, लोहा तत्व और कार्बनिक पदार्थों की तो अधिकता पाई जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है इसमें किसकी कमी पाई जाती है, टीसीएस ने पूछा हुआ सवाल है। तो इसमें नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी पाई जाती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त रहती है, तो ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। ऑप्शन में आपके ये भी था, ये कहाँ पर पाई जाती है वो भी दिए गए थे। तो ये पाई जाती है काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में जो दक्कन लावा और मालवा के पठार है वहाँ पर, और काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। कमेंट करके बताइएगा। टीसीएस कंपनी में ये सवाल पूछा हुआ है, दिल्ली पुलिस में था शायद, कि जल धारण की सर्वाधिक क्षमता किस मिट्टी में पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, पुस्तक के लेखक आपको पूछा था, पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। तो दादा भाई नारोजी इनके ऑथर हो जाएंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की। बैंगन की फसल में आनुवांशिक संशोधन क्यों किया जाता है, तो बैंगन की फसल में कीटनाशक हैं, जो कीटाणुनाशक हैं, उनसे लड़ने की क्षमता और पौष्टिकता की वृद्धि के लिए उसमें संशोधन किया जाता है। जैसे कि बीटी बैंगन हो गया, उसकी आनुवांशिकता में संशोधन करके ये किस्म है बीटी बैंगन है, जिसे आप बोल सकते हो बैसिलस थूरियन जीनियस बैंगन हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य है। प्रत्येक सेट में ये पेटेंट सवाल हो गया है, पूछा ही जा रहा है। तो कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य है, तो ये आपके 5 देश हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा भाग सीपीयू का है। सीपीयू के 3 भाग है, रिपीटेड सवाल है। इससे पहले एग्जाम आया था कौन से सीपीयू के प्रमुख 3 भाग है, तो उसमें मैंने बताया भी था, कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और मेमोरी। आज आपके ऑप्शन में मेमोरी था तो आपको मेमोरी करेक्ट करना था। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये 3 ऑप्शन मेरे, एक और क्या ऑप्शन था, बाकी प्रोग्राम अपने आप में एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ये करेक्ट होना चाहिए। कौन सा राज्य समुद्री मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में विरोधाभास हो सकता है। आप बताना कि क्या ऑप्शन थे इसमें। देखिए मछली, आपको यदि समुद्री मछली का पूछा है तो यहाँ पर आपको गुजरात करेक्ट, अभी बढ़ गया, पहले गुजरात था, अभी यहाँ पर तमिलनाडु हो गया। ऑप्शन क्या थे बताना कि 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक है, तमिलनाडु ने वार्षिक समुद्री मछली उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले गुजरात था। बाकी अंतर्देशीय मछली के उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, वो टॉप पर आ जाता है। और मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा विश्व में मछली उत्पादन में, चाइना टॉप पर है और सेकेंड यहाँ पर भारत है। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में जो पर्वत श्रृंखला है वो एल्पस हो जाएगी। ये पूर्णतः यूरोप में है, यूरोप के 8 देशों में फैली हुई है एल्पस पर्वतमाला है, जो स्विट्जरलैंड में भी है। 8 देश कौन से हैं, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, मोनाको, इटली, लिक्टेनस्टीन है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया है। और ऑप्शन में आपके क्या दिए गए थे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला, स्विट्जरलैंड में एल्पस था, यूराल था, और एक ये भी ऑप्शन था जो काउकसक माउंटेन है। तो यहाँ पर यूराल की बात करें तो ये पश्चिमी रशिया में है, और काउकस जो पर्वत है ये यूरोप और एशिया में है। कौन से देशों में, तो ये अर्मेनिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, ईरान, रशिया और टर्की में है। और अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर भूकंप तरंगे मापने का पैमाना कौन सा है, तो इससे पहले वाली प्रथम सेट में आज पूछा गया था कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक है, भूकंप तरंगों का अध्ययन है, तो वो कहलाता है दोस्तों सिस्मोलॉजी। और भूकंप तरंगे मापने का जो पैमाना रहता है रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, रिएक्टर स्केल की रेंज कितनी होती है, तो 0 से लेकर 9 तक रेंज रहती है रिएक्टर स्केल की। और भूकंप मापी यंत्र कौन सा होगा, भूकंप मापी यंत्र में ही तो रिएक्टर स्केल का पैमाना रहेगा, तो वो है सिस्मोमीटर या फिर इसे सिस्मोग्राफ भी बोला जाता है। बैंक रेट का क्या अर्थ है, तो वहां पर आपको बैंक रेट की परिभाषाएं ऑप्शन में दी गई थी। तो बैंक दर वह दर है जिस पर अन्य बैंक है वो आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण ले सकते हैं। जो रेपो रेट होती है उसमें सेम देखिए, बैंक रेट और रेपो रेट है, दोनों में ऐसा ही होता है कि रेपो रेट में भी वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से कर्ज लेते हैं, और बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर से ब्याज चुकाते हैं वही उनकी रेपो रेट हो गई। जो भी कमर्शियल बैंक है आरबीआई से लोन लेते हैं और जिस रेट से वो देते हैं लोन आरबीआई है वो उसकी रेपो रेट होती है। और रेपो रेट है ये अल्पकालिक, रेपो दर है वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से अल्प अवधि के लिए उधार ले सकते हैं, लेकिन बैंक दर में दीर्घकालिक ऋण रहता है, इसमें भी आरबीआई से उधार लिया जाता है। और इसमें भी बात करूँ रिवर्स रेपो रेट की, तो ये रेपो रेट से उल्टा हो जाएगा। इसमें आरबीआई अन्य बैंकों से लेती है तो वह मतलब जमा कराती है, अन्य बैंक यदि आरबीआई में पैसे जमा कराएगी तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी उस ब्याज दर से। तो वह दर जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। और अन्य जो इंपोर्टेंट बैंकिंग टर्म है जैसे कि सीआरआर हो गया, इसी फुल फॉर्म पूछी जाती है एसएलआर की और सीआरआर की, तो ये नकदी आरक्षित अनुपात है, कैश रिजर्व रेशियो है। तो प्रत्येक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा है वो रिजर्व बैंक के पास
पास रखना पड़ता है जो कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। और SLR क्या होता है, तो ये वैधानिक तरलता अनुपात रहता है। ये लिक्विडिटी के लिए जो होता तरलता है उसको नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। SLR की बात करूँ तो ये बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले अपने पास रख लेना होता है। जैसे कि स्वर्ण भंडार रख लेते हैं, लोन देने से पहले जो भी बैंक है वो जमा कराएगी प्रतिभूति, वही आपकी SLR होती है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल परतों का ऊंचाई के बढ़ते क्रम में सही कौन सा ऑर्डर रहने वाला है। तो पृथ्वी की वायुमंडलीय जो परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में तो सबसे नीचे हैं वो क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बाह्य मंडल है। तो ट्रोपोस्फीयर है, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है और एक्सोस्फीयर है। तो ये सही क्रम हो जाएगा। और फिर बात करें यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ओजोन परत है वो कौन से मंडल में, तो ये समताप मंडल में हो जाएगी ओजोन परत। आवर्त सारणी का आविष्कारक आपको पूछा है, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें आपके दिमित्री मेंडलीव करेक्ट हो जाएगा। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो कब दी गई थी, तो 1869 में रशियन वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव ने ये सबसे पहले परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने आवर्त सारणी दी थी। 7 आवर्त थे, उसमें 9 वर्ग थे। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे अधिक परिचालन सीमा जो मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है, तो ये अग्नि 5 करेक्ट हो जाएगा। अभी अग्नि 6 है, उसकी मारक क्षमता इससे भी अधिक है, 8000 प्लस है, लेकिन वो अभी नहीं है, निर्माणाधीन है, विकसित नहीं हुई है। तो अग्नि 5 सबसे अधिक परिचालन सीमा वाली मिसाइल होने वाली हो गई है मतलब। और इंडियन न्यूक्लियर कैपेबल ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इसको विकसित किया। इसकी पहली उड़ान 2012 में आयोजित की गई थी। इसकी मैक्सिमम स्पीड है मैक 24 यानी 29,401 किलोमीटर पर घंटा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34, न्यायपालिका की क्या विशेषताएं हैं, ये ऑप्शन दिए गए थे। सही विशेषता आई थिंक उसमें पूछी थी, और कौन सा ऑप्शन था वो भी आप कमेंट करके बताना। अगला सवाल देखिए, दलदल और धान के खेत हैं, जो चावल के खेत है, उसमें कौन सी गैस निकलती है, तो ये मिथेन आपकी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन है, निर्देश हैं, उनके समूह को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो कमांड देना हो जाएगा, कमांड करेक्ट है। एक सवाल था, आर्कटिक में हरियाली बढ़ने का क्या कारण है, तो बहुत बड़ा खतरा है, हरियाली बढ़ रही मतलब क्या हो गया, वहां पर बर्फ पिघल रही है। तो आर्कटिक में छाई हरियाली का कारण है ग्लोबल वार्मिंग है, तापमान बढ़ने का कारण ग्लोबल वार्मिंग है, जो वहां पर हरियाली बढ़ने का कारण हो जाएगा। और आर्कटिक क्षेत्र ये कहाँ पर है, तो इसके अंतर्गत पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है और ध्रुव के आसपास का जो क्षेत्र है वो आर्कटिक कहलाता है। उत्तरी ध्रुव ये महासागर है। इससे जुड़े 8 आर्कटिक देश कनाडा, ग्रीनलैंड, रशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के भूभाग शामिल हैं। अंतिम सवाल देखिएगा, इस टाइप से पूछा गया था, जिन भी कैंडिडेट का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, ये बताना टैक्स संशोधन से लेकर क्या सवाल था, कमेंट करके जरूर बताना, PDF में मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा। फिर आपके रीजनिंग में एक था बीज है और फल से बीज है, तो पेपर किससे, लकड़ी से हो जाएगा। विषम बताइए, मिर्ची है, बैंगन है, गोभी है, प्याज है, तो कमेंट करके बताना इसमें क्या ओड हो जाएगा, विषम कौन सा होने वाला है। तो इस प्रकार आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछी गई 40 में से 38 सवाल मैंने बता दिए हैं। 2 जो मिस सवाल हैं वो आज सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी प्रथम शिफ्ट का वीडियो पहले ही डाल दिया था, आपने जरूर देख लेना, नहीं देखा है। इसकी PDF फाइल आपको दोनों की एक साथ मिल जाती है, टेलीग्राम चैनल पर सुबह मॉर्निंग मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन हो जाना। एकमात्र चैनल है टॉप ट्रेंडिंग GK, इसके अतिरिक्त बहुत से फेक चैनल है, तो उसको भी ध्यान में रखना, लिंक दी गई वहीं से ज्वाइन होना। धन्यवाद।